सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं पिछले दिनों एक नौजवान लड़की की वीडियो देख रहा था। वो ज़मान पार्क के सामने चेयरमैन पीटीआई के नारे लगा रही थी। किसी यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। यूट्यूबर ने इससे पूछा, मुल्क में पीटीआई 3.5 साल हुक्मरान रही, इस दौरान खान साहब ने क्या कमाल किया था। लड़की ने गुस्से से इसकी तरफ देख कर कहा, हमारे खान साहब ने सैकड़ों ऐसे काम किए थे जो मुल्क में इससे पहले नहीं हुए। यूट्यूबर ने हंस कर पूछा, मसलन? वो लड़की बोली, मसलन खान साहब ने डैम बनाए थे। यूट्यूबर ने फ़ौरन कहा, क्या आप इनमें से किसी एक डैम का नाम बता सकती हैं? लड़की ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, खान साहब ने काला बाग डैम बनाया था। ये सुनकर यूट्यूबर के साथ मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये वाक़या कुछ भी नहीं था। असल वाक़या इसके बाद पेश आया था। मैंने चंद दिन बाद ये वाक़या नौजवानों की एक महफ़िल में सुनाया। वाक़या के बाद इस पूरे हाल में सिर्फ़ एक शख्स हंस रहा था और वो शख्स मैं खुद था, जबकि बाकी पूरा हाल हैरत से कभी मुझे देखता था और कभी एक दूसरे को मुझे। इस वक्त मालूम हुआ जालत के इस बैर ज़ुल्मात में वो लड़की अकेली नहीं, बल्कि सन 2000 के बाद पैदा होने वाले 95% नौजवान इस लड़की जैसे हैं, ये सिरे से हक़ाइक़ से नाबल्द हैं। ये डैम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इन्हें काला बाग के बारे में कुछ इल्म है। ये मौज प्रोपेगंडे की कश्तियों में सवार हैं और आंखें बंद करके जालत के झूले में झूल रहे हैं। ये सिक्का बंद हकीकत है। जाहिल मुआशरे की तारीख और हक़ाइक़ से नावाकिफ़ लोगों के साथ वही होता है जो 9 मई को पाकिस्तान के साथ हुआ। आप आज भी पीटीआई के किसी नौजवान से पूछ लें, वो हैरत से जवाब देगा, हमने आखिर क्या जुर्म कर दिया? हमने बस चंद इमारतें ही तो जलाई थी, इसमें माइंड करने वाली क्या बात थी? हम अगर ज़िंदा हैं और हम अगर कौम भी हैं तो फिर हमें अब खुले दिल के साथ 9 और 10 मई के वाक़यात का तज़किया करना होगा, ताकि हम मुस्तक़बिल में ऐसे खौफनाक वाक़यात से बच सकें। ये हकीकत है, हादसा एकदम नहीं होता, ज़माना बरसों इसकी परवरिश किया करता है और यह हादसा भी अचानक नहीं हुआ था। हमने इसे भी बाकायदा पाला था और हमने अगर अब भी वजूहात तलाश करके इनका तदारक ना किया तो मुल्क में 9 मई बार बार आएंगे और हर बार माज़ से ज़्यादा तबाही आएगी। हमें ये मानना होगा इस हादसे की बड़ी वजह बेबहार नौजवान हैं। दुनिया में सन 2000 के बाद सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और टैबलेट ने जन्म लिया था। हमारी एक पूरी नस्ल इस दौर में आंखें खोली और वालिदैन ने पेट काट कर इनके हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन दे दिया और नौजवान सोशल मीडिया के झूठ के साथ जुड़ते चले गए। हमें यह भी मानना होगा सोशल मीडिया जालत का बेहबार कहरा है। इसका 95% मवाद झूठ पर मबनी होता है और हमारी कौम ने इस झूठ में गाली, बेइज्जती और नफ़रत भी मिला दी और यूँ सोशल मीडिया ऐप्स नफ़रत और जालत की एक ऐसी माजून बन गई जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दुनिया में सबसे कम किताबें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, जबकि अखबारात बीनी का हाल ये है कि मुल्क में अखबार भी बंद हो रहे हैं और सुकड़ भी रहे हैं और किसी को ज़रा भी मलाल नहीं। लिहाजा आप फिर खुद फैसला कीजिए, अवाम ने मालूमात और अकल कहाँ से लेनी थी। इस गैप को सोशल मीडिया ने खूब भरा और नतीजा फिर पूरी दुनिया के सामने है। दूसरा फैक्टर चेयरमैन पीटीआई हैं, हमें इन्हें दाद देनी होगी। ये मुल्क में सोशल मीडिया की अहमियत से वाकफ़ पहले लीडर थे। खान साहब ने सन 2000 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर में काम किया और कमाल कर दिया। उन्होंने डीजे के साथ तकरीर करना सीखी, गाने बनवाए, डीजे बार तैयार किया और पूरी एनर्जी के साथ अंधाधुंध बोलना सीख लिया। इस फील्ड में पूरी सियासी लाट में इनका कोई हरीफ नहीं था, सिर्फ मरियम नवाज़ ने इनका मुकाबला किया, मगर ये भी ताख़ीर के साथ मैदान में उतरी और बार बार मसालत का शिकार भी होती रही। नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज़ भा गया। खान का दूसरा कमाल फ़ौज दीजिए, फ़ौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बम के बाद मैं आपका सबसे बड़ा असासा हूँ और फ़ौज ने अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 बरसों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की और वो थी सोशल मीडिया। जो इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपये माहाना खर्च करते रहे। फ़ौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बना कर दिए गए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और फ़नी रगड़ा लगाया जाता था। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था और ये लोग इसकी माँ बहन एक कर देते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए गए। आप सन 2011 से 2022 तक के अदाद शुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। मुल्क में 11-12 बरसों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया और वो चैनल खान साहब को देर रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा।
आप अगर सन 2000 से 2013 तक सोशल मीडिया का तजिया भी करें तो आपको इल्म होगा। इन 12 बरसों में आसफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजल रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता और हक़ाइक़, तारीख़ और इल्म से मारूम नौजवान इस प्रोपेगंडे को हकीकत मानते चले गए। लिहाजा आज आप किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली ज़ैदी और आमिर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें, ये इन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से PTI के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये इसे मुल्क की तारीख का शानदार तरीन ज़माना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पेट मरे मगर ये नहीं मानेंगे और हमें ये भी मानना होगा जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जैसे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से लाबाल थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों से अडाले के वजूद से वाकफ नहीं थे। रईस कसर तहरीक लब्बैक की कार्ज ने पूरी कर दी। अल्लामा खातम हुसैन रिजवी और इनके साहबजादे साद रिजवी की कार्ज ने मुल्क की चूल्हे हिला दी। नौजवानों ने यह भी देखा, गिराव, जलाओ और कत्ल गारतगिरी के बावजूद हुकूमत ने इन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और इसके साथ बाकायदा ठट्ठा करने लगे। ये हालात का माजी था और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। PTI की हुकूमत बहरहाल ख़त्म हुई और खान साहब अपनी शोहरत और हमाकत के ज़म में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा था। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वज़ीर आज़म होते जब मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते। मगर उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे दिया और इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्कर में रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे और मैं आज जब हालात का तजिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा था और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे थे। इस दौरान उन्होंने अदलिया में अपना ग्रुप बना लिया था और रियासत का एक हिस्सा भी इनका साथ दे रहा था और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी का मवाकलात इनके साथ खड़े थे और ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और ये 9 मई की शक्ल में निकला और फिर इनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गया और ये आप बेबसी से दाएं बाएं देख रहे थे और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे थे जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सफारती ताकतें इनका साथ छोड़ चुकी थी। बस इनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में इनका मुकदमा चलना बाकी है और ये काम भी सीमा हो जाएगा और इसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि हम इस हादसे से कोई सबक सीखेंगे? क्या हम मन हैसल कौम तौबा तैब होंगे? क्या हम मुल्क को पटरी पर वापस लाने का फैसला करेंगे और क्या हमने गलतियों के अजाले का फैसला कर लिया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर शायद इस्तिलाह की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में असास का ये दुरानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। 2025 तलू हुआ नहीं और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहब या अल्लामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे और कौम हैरत से एक दूसरे की तरफ देख कर कह रही होगी, व्हाट ए कंट्री।